कुशवा गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी छोटी सी जमीन पर वो खेती करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा रघु थे। रामू का दिन शुरू होता था सुबह जल्दी, जब वो अपने खेतों में जाकर मेहनत करता था। उसकी जिंदगी खेती और अपने परिवार में समर्पित थी। हर दिन उसकी मेहनत उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाती थी, क्योंकि उसके लिए उसकी जमीन ही सब कुछ थी। बेटा रघु, आज पाठशाला में जाना है ना? हाँ बाबा, पर मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? बिल्कुल बेटा, मुझे तेरी मदद की जरूरत होती है, पर तुम्हारी पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। सुनिए जी, क्या सोचा आपने? कौन सा धान बोना है? आज से गेहूं की फसल लगानी है सीता, और फिर थोड़ा पानी की नहर की भी व्यवस्था करनी होगी। ठीक है, मैं अभी आपकी मदद कर देती हूँ। रघु, तुम तैयार होके पाठशाला चले जाओ। रामू की पत्नी सीता भी उनके साथ मेहनत करती थी। उनके बीच का प्यार और समझ उनकी जिंदगी को मजबूती देता था। रामू का सपना था कि उनका बेटा रघु पढ़कर कुछ बड़ा करे। एक दिन रामू अपने खेत से अनाज की बोरी लेकर लौट रहा था। इस बार बोरी का वजन कुछ ज्यादा ही था। आज ये बोरी थोड़ी भारी है, पर लेकर तो जाना ही पड़ेगा। चलो रामू, दम लगा के हाइशा। रामू उस बोरी को उठाकर अपने घर ले जाने के लिए चलने लगता है। रास्ते में अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। रामू के सर और पैर पर काफी चोट आ जाती है। रामू के गिरने की आवाज सुनकर गांव के लोग उसे उठाकर उसके घर लेकर आते हैं। ए जी, आप ठीक तो हो? चोट कैसे लग गई? रास्ते में पैर फिसल गया था, थोड़ी तकलीफ हो रही है, चलने में मुश्किल हो रही थी, तो ये लोग यहाँ तक छोड़ने आ गए। रामू को छोड़कर सारे गांव वाले वापस चले जाते हैं। सीता, अगर ये चोट ठीक नहीं हुई तो खेतों में काम कौन करेगा? आप उसकी फिक्र मत कीजिए, रघु और मैं इसका ध्यान रखेंगे। अगर आप सहमत हो तो एक सुझाव दूं? बोलो। पास के ही एक उधमपुर गांव में जानवरों का मेला लगा है। क्यों ना हम भी कुछ पैसे देकर एक जानवर लेकर आएं, जो हमारे सामान को उठाकर बोझ कम कर सके। पर देखो, अगर सही वक्त पर बुआई नहीं हो पाई तो फसल खराब हो जाएगी। वैसे तो तुम्हारी बात सही है, पता नहीं मुझे कितना समय लगेगा ठीक होने में, पर बाजार से जानवर लेने क्या तुम जाओगी? मैं अगर गई तो आपका ध्यान कौन रखेगा? तभी रघु पाठशाला से वापस आ जाता है। पिता की ऐसी हालत देखकर वो चिंतित हो जाता है। सीता रघु को ये काम देने के लिए बोलती है। रघु बाजार से जाकर जानवर ले आएगा। रघु, पर क्या वो सही जानवर लेकर आ पाएगा? आप इसे बता दो कि किस तरीके का जानवर चाहिए। रघु समझदार है, वो लेकर आ जाएगा। अपने पिताजी की बात मानकर रघु उधमपुर के लिए पैसे लेकर निकल पड़ता है। पिताजी ने उसे समझाया था कि जानवर ऐसा लेकर आओ जो शरीर से बलवान और फुर्तीला दिखे। उधमपुर गांव पहुंचकर रघु देखता है कि वहां पर तरह तरह के जानवर को बेचने के लिए लाया गया था। भैया जी, ये बैल की क्या कीमत है? अरे ये हरियाणा का बैल है, इसके लिए तो कम से कम 50,000 लगेंगे। मेरे पास तो सिर्फ 5,000 रुपये ही है। अरे छोरे, क्या मजाक कर रहा है? इतने से पैसे में बैल क्या गधा भी ना मिले। रघु पूरे बाजार में बैल के दाम सुनकर परेशान हो जाता है। सारे बैलों के दाम उन पैसों से ज्यादा थे जितने रामू ने रघु को दिए थे। फिर रघु सोचता है, सिर्फ बोरिया ही तो उठानी है, तो बैल की जगह क्यों ना गधा ही लेकर जाऊं? रघु गधा लेने एक दुकान पर आता है। भैया, मुझे गधा चाहिए था। पैसे कितने हैं? पूरे 5,000। तो इतने में यही आएगा, ले जा। वो दुकानदार उसे छोटे आकार का गधा दिखाता है, जो अन्य गधों से छोटा और काफी कमजोर दिखाई पड़ रहा था। पर नाइलाज से रघु को वो खरीदना पड़ा और उसके साथ वो अपने गांव वापस आ गया। माँ, मैं गधा लेकर आया हूँ। क्यों, बैल नहीं थे क्या? थे ना बाबा, पर सारे बहुत महंगे थे। आपने जितने पैसे दिए थे उसमें यही गधा ही मिला मुझे। ठीक है, अभी कुछ नहीं तो कुछ तो सही।
रामू रघु को खेत के सारे काम समझा देता है, जैसे जमीन में बीज बोना, पानी की नहर बनाना। दूसरे ही दिन रघु उस गधे के साथ अपने खेत में चला जाता है। रघु अकेले होने के कारण उस गधे को ही अपना दोस्त मानकर उसे बातचीत करने लगता है। सुन रे गधे, अच्छा तुझे बुरा लगा क्या? अरे ये तो बड़ा समझदार गधा है। अच्छा तो तुझे गधा बुलाना अच्छा नहीं लगता तो क्या बुलाऊं? गधे को गधा नहीं तो क्या कुत्ता बोलूं? गधा वापस हुंकारता है। तेरा कुछ नाम रखता हूँ। गधा प्रसाद कैसा है? गधा वापस नाराजी से हुंकारता है। अच्छा इसमें भी तो गधा आता है। बलवंत कैसा है? अरे रे, हम लोगों को इधर ही देर हो जाएगी। तेरा नामकरण मैं बाद में करूंगा, पहले बाबा का कहा सारा काम करते हैं। दोनों खेत में पहुंचकर काम करना शुरू करते हैं। रघु गधे की पीठ पर बीज की बोरी डालकर अपने साथ खींचता हुआ लेकर जाता है, पर गधा बीच में ही थककर बोरी जमीन पर गिरा देता है। बलवंत, ये नाम तो तुझ पर बिल्कुल जचता नहीं है। तेरी हालत देखकर मुझे दया आ रही है। रघु उसे वापस खेत के पेड़ के पास बांधकर खुद से बीजों को डालने लगता है, ताकि उसे बाबा की डांट ना सुननी पड़े। कि अचानक कुछ समय बाद गधा जोर से हुंकारता है। अरे अब इसे क्या हुआ? खाना तो मैं पास ही छोड़कर आया था। रघु उस गधे के पास जाकर देखने लगता है तो उसे दिखाई देता है गधे ने अपनी चतुराई से एक छोटी सी गाड़ी बनाई जो रघु की मदद में आ सकती है। शाबाश, काफी समझदार गधा है तू। आज से तेरा नाम होशियार। ये नाम सुनकर गधा भी खुशी से नाचने लगता है। काफी दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है कि अचानक गांव में एक एक करके भेड़ बकरियां गायब होने लगती हैं। सारे गांव वाले चिंता में पड़ जाते हैं और इसलिए सरपंच जी गांव के चौराहे पर एक सभा बुलाते हैं। सरपंच जी, मेरी तो 2 बकरियां गायब हो चुकी है। मेरी तो 20 मुर्गियां लेकर कोई चला गया। रघु और रामू भी वहाँ पर मौजूद थे। सारे गांव वाले सरपंच जी की बात कहने का इंतजार कर रहे थे। हमें भी ये बहुत पिछड़ा मामला लग रहा है। तभी गांव की भीड़ में से एक अनजान कोट वाला आदमी बोलता है। हेलो, मेरा नाम मिस्टर डेविड है और आज से मैं इस विभाग का वन अधिकारी हूँ। सरकारी कामों की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मुझे लगता है इस जंगल में एक आदमखोर शेर है जो इन भेड़ बकरियों को खा रहा है। मुझे उसे पकड़कर लाने के लिए यहाँ बुलाया गया है। लेकिन मुझे तो प्रशासन ने ऐसे किसी अधिकारी के आने की जानकारी नहीं दी थी। आपको जल्द ही एक लेटर आ जाएगा। अनजान आदमी सारे गांव वालों के सामने आकर खड़ा होता है। हमें पता है तुम लोग चिंता में हो, पर अभी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। सारे गांव वाले एक उम्मीद से उस अनजान आदमी को देखते हैं। आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी तो सिर्फ भेड़ बकरियां जा रही है, कल को वो शेर किसी गांव वाले को भी अपना शिकार बना लेगा, इसलिए हमें उसे पकड़ने के लिए एक जाल लगाना पड़ेगा। आपको जो मदद चाहिए हम लोग करेंगे। ऐसे हर कोई गांव वाला एक एक करके अपने घर से एक एक जानवर मुझे देगा और मैं उसे जंगल के बीचों बीच छोड़ कर आऊंगा ताकि शेर वहां आ सके और मौका मिलते ही हम उसे पकड़ लेंगे। सारे गांव वाले शुरू में तो इस चीज को मना कर देते हैं। हम अपने जानवर को क्यों दे? सरकार का काम है ये करना। सरपंच जी, आप गांव वालों को समझाइए, हमें उनकी सहायता लगेगी। सरपंच जी के समझाने पर सारे गांव वाले मान जाते हैं। हर रोज अपने घर से एक एक जानवर गांव वाले उस अनजान आदमी के पास देने लगे। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। दूसरे दिन अनजान आदमी के शरीर पर कुछ चोटों के निशान दिख रहे थे। काफी दिन हो गए हैं, अभी तक शेर पकड़ा नहीं गया। शेर पकड़ना क्या मामूली काम है? आपको भरोसा नहीं है तो आप खुद ही चलिए मेरे साथ। आप अगर शिकार बन गए तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सरपंच जी भी कुछ बोल नहीं पाते। इस बार अनजान आदमी रघु के घर आता है और कहता है, आपको भी एक जानवर देना होगा। मेरे पास एक ही जानवर है साहब। तो सोच लीजिए, यह गधा जरूरी है या आपके घर का कोई सदस्य? रामू भी अपने दिल पर पत्थर रखकर गधे को उस अनजान आदमी के साथ विदा कर देता है।
इससे रघु को बहुत दुख पहुंचता है। जब वो पाठशाला से घर आता है और उसे इस बात का पता चलता है, रघु 2 दिन तक काफी उदास रहता है। एक दिन अचानक उसके कानों पर उस गधे की ऊंकारने की आवाज आती है। रघु मुड़कर देखता है तो अरे होशियार, तू तो जिंदा है। मुझे लगा कि तुझे शेर ने खा लिया। समझदार गधा रघु को खींचने लगता है, जैसे उसे वो कुछ बताना चाहता था। क्या हुआ होशियार, ये तू मुझे जंगल की तरफ क्यों लेकर जा रहा है? गधा रघु को खुफिया रास्ते से एक गुफा के पास लेकर आता है, जहाँ वो अनजान आदमी जोर जोर से हंस रहा था। कितने बेवकूफ है ये गांव वाले। मैं इतने दिनों से इनकी भेड़ बकरियां चुरा रहा हूँ और ये रघु ये सारी बातें सुन लेता है और तुरंत जाकर सरपंच जी को बताता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। अब हम गांव वाले इसे सबक सिखाएंगे। अनजान आदमी इस बार सरपंच के पास उनके बैल मांगने आता है। सरपंच जी, मुझे आपका बैल चाहिए ताकि शेर अगर शिकार करे तो खाने में व्यस्त रहने से हमें ज्यादा समय मिलेगा उसे पकड़ने के लिए। जी जरूर, लेकर जाइए। एक नहीं, दोनों लेकर जाइए। वाह, आज तो 2 जानवर मिल गए। अनजान आदमी बैलों को लेकर जंगल में जाता है, लेकिन इस बार सरपंच जी गांव वालों के साथ मिलकर उसे रंगे हाथ पकड़ते हैं और पुलिस के हाथों दे देते हैं। अभी चोर पकड़ा गया। दरोगा साहब, पकड़ लीजिए इसे। रघु, सच में तेरा गधा तो बहुत अक्लमंद है। गधा जोर से हुंकारता है